अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गर्मी में कैसे करें दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन। मछली पालन हेतु तालाब का निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। अमरूद के नए फल बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। दिन प्रतिदिन गर्मी अपना कहर बरपा रही है, जिसका विपरीत प्रभाव मनुष्य के अलावा पशुओं पर भी देखने में मिल रहा है। इसलिए जो पशुपालक भाई दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं, वो अपने पशुओं को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ उनसे इस मौसम में अधिक दुग्ध की प्राप्ति कैसे करें, इन सभी पहलुओं पर संक्षिप्त में जानकारी देने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र बाराबंकी के डॉक्टर ओपी वर्मा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ये जरूरी है कि हमारे जानवरों को गर्मी से बचाया जाए। जैसा कि देखने में आ रहा है कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और ऐसे में पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं को गर्मी के कुप्रभाव से बचाने के लिए उनके आहार और आवास प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान दें, तभी उनके पशु स्वस्थ रह पाएंगे। तो पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं का किस तरह से करें आहार और आवास का प्रबंधन, आइए जानते हैं। गर्मी से बचाने के लिए सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होती है कि जानवरों को अच्छा से अच्छा हरा चारा दिया जाए, ताज़ा पानी दिया जाए। इसके अलावा जहाँ पे जानवरों का मकान बना होता है उसके चारों तरफ पेड़ लगे होने चाहिए, चाहे यूकेलिप्टस हो या कोई भी पेड़, छायादार पेड़ होने चाहिए, जिससे उसकी छाया अगर मकान पे पड़ती है तो मकान ठंडे रहेंगे और हमारा जानवर गर्मी से बच सकता है। जानवर को खिलाने में जहाँ तक ध्यान देने की बात होती है, तो जानवर के भोजन में पानी की ज़्यादा मात्रा का समावेश होना चाहिए। सुबह शाम पानी बदल देना चाहिए जिससे कि गर्म पानी ना होने पावे। अगर गर्म पानी होता है तुरंत जानवरों को ठंडा और ताज़ा पानी देने की ज़रूरत होता है। चारा जो भी हम जानवरों को देते हैं इस समय बहुत ज़रूरी होता है कि जानवरों के चारे में हरा चारा ज़रूर उपलब्ध हो, क्योंकि हरा चारा अगर हम खिलाते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, जानवर हमारा गर्मी से बच सकता है। और इस समय जो हरा चारा हमारे जानवरों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं उसमें सबसे प्रमुख रूप से नेपियर घास है। नेपियर घास आप जानते हैं बहुवर्षीय फसल है और इसको एक बार अगर लगा दिया जाता है कई वर्षों तक खाद पानी देते रहते हैं कि जानवरों को हरा चारा इससे उपलब्ध होता रहता है। नेपियर घास के अलावा और भी जो ज्वार बाजरा हैं ये भी इस समय हम सूडान चरी है इसको हम इस समय लगा सकते हैं, उसकी भी कई कटिंग होती है। तो अगर हमारे पास पानी का साधन है तो इस समय इतनी गर्मी में भी हम अपने जानवरों को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। अब बात करते हैं पशुओं में टीकाकरण के बारे में। तो पशुपालक भाई विभिन्न तरह की बीमारियों से अपने दुधारू पशुओं को बचाने के लिए उनका टीकाकरण कब कराएं, आइए जानते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस समय जो है खुरपका मुहपका बीमारी का टीकाकरण भी हो रहा है, लगभग वो समाप्त होने के समय आ गया है। लेकिन अगर किसी किसान भाई के यहाँ खुरपका मुहपका बीमारी का टीकाकरण नहीं हुआ है तो उसको ज़रूर पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके उसका टीकाकरण करवा लें। आप जानते हैं खुरपका मुहपका बीमारी जो है इससे भी जानवर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसमें जानवर मरते कम हैं, लेकिन ये वायरस से होने वाली बीमारी है
एक जानवर में होती है, दूसरे में बहुत तेज़ी से फैलती है। इसीलिए इसका टीकाकरण बड़ा ज़रूरी है। और इस समय जो बरसात में आने वाली बीमारी है गला घोंटू, आप जानते हैं गला घोंटू बीमारी जानवरों की सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है। और गला घोंटू बीमारी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसका इन्फेक्शन जो है सांस नली में होता है। इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण सांस नली की दीवारों में सूजन आ जाती है, जिससे सांस नली के बीच की जो जगह होती है वो कम हो जाती है और जानवर को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है। तो जानवर इसमें अगर सही टाइम पे इलाज नहीं कराया जाता है तो जानवर हमारा मर जाता है। या गाय की तुलना में भैंस में ये बीमारी ज़्यादा होती है और इसका टीकाकरण साल में केवल एक बार कराना पड़ता है। अगर साल में एक बार गला घोंटू बीमारी का हम लोग अपने जानवरों को टीकाकरण करा देते हैं तो साल भर ये बीमारी जानवरों को नहीं होती है। क्योंकि ये बीमारी बरसात के महीने में होती है, इसीलिए इसका टीकाकरण गर्मी के महीने में मई के लास्ट में या जून में इसका टीकाकरण अवश्य करा लेना चाहिए। अगर जून में कोई किसान भाई ऐसा है जिसका जून तक गला घोंटू बीमारी का टीकाकरण नहीं हो पाया है तो उसका टीकाकरण निश्चित रूप से जुलाई के महीने में करवा लेना चाहिए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई मछली पालन कर रहे हैं वो अच्छा लाभ कमा रहे हैं और इस लाभ को देखते हुए हमारे जो किसान भाई इस व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें मछली पालन करने के लिए नए तालाब का निर्माण करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक मत्स्य अधिकारी ब्रजभूषण पांडे। अभी के समय में क्या, पहले भी ये रहा है कि यदि जल संवर्धन करना हो तो सिर्फ तालाब बनवाएं। वो तालाब से जल संवर्धन भी होता है, आसपास की सिंचाई के लिए भी उपयोग होता है, साथ ही साथ उसमें अतिरिक्त मछली पालन का जो व्यवसाय कर रहे हैं आजकल लोग बाग, इसमें तो धान से 2.5 गुना फायदा होता है। तो इस काम को वो करें। किसान भाइयों, नया मछली तालाब बनाने के लिए भूमि किस तरह की होनी चाहिए तथा स्थान का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। तालाब बनाने के पहले तो देखिए कि जिस जगह पर हमको तालाब बनाना है वो जगह की जो मिट्टी है वो मिट्टी ज़्यादा रेतीली ना हो। उसके लिए क्या करते हैं हम, वहाँ पर पानी रिटेनिंग पावर देखने के लिए, मिट्टी का पानी जल ग्रहण क्षमता उसकी देखने के लिए 2 फीट गड्ढा खोदते हैं गर्मी के दिनों में, और गड्ढे के बॉटम से, तली से हम मिट्टी उठाते हैं, उसका लड्डू जैसे बनाइए और बना करके 2-3 फीट ऊपर फेंक दीजिए। जमीन में गिरने के बाद में वो कितना बिखरता है ये देखिए। यदि बिखराव ज़्यादा है, ज़्यादा बिखर जाता है, छितर जाता है पूरा वो, तो समझिए कि उसमें पानी रिटेनिंग पावर कम है, जल ग्रहण क्षमता कम है, वो जगह अच्छी नहीं होती। और यदि आपके जो लड्डू गिरने के बाद ज़्यादा टुकड़े में नहीं फूटते, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में मिट्टी है, तो हम मानते हैं कि यहाँ पर पानी जल ग्रहण क्षमता इसकी अच्छी है। उस जगह को हम तालाब बनाने के लिए चयनित करते हैं। साथ ही साथ हम ये देखें कि जहाँ पर हम तालाब बना रहे हैं उसके ऊपर के भाग में यदि कोई जल स्रोत हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके निचले भाग पे कोई जल स्रोत या गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर गड्ढा होगा, कोई नाला होगा, तो यहाँ का हमारा जहाँ पर हम तालाब बनाने जा रहे हैं वहाँ का पानी नीचे रिसाव होकर के बाहर बह जाया करेगा, तो वो जगह अच्छी नहीं होती। या तो फिर हमको यदि वहाँ पर बनाना हमारे लिए मजबूरी है, अनिवार्य है, तो जो जल स्रोत हमको इसको ज़्यादा गहरा कर बनाना पड़ेगा, तब यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में हमारे आवश्यकता के लिए भरा रहेगा। उचित आकार का नई मछली तालाब बनाने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है तथा उसकी खुदाई करते समय किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और तालाब जब भी बनवाते हैं तो 1 एकड़ से कम तालाब मत बनवाइए। जल क्षेत्र 1 एकड़ का होना चाहिए, और बाहर मतलब 1 एकड़ का हमको तालाब बनवाने के लिए हमको करीब वहाँ पर 1.5 एकड़ जमीन चाहिए।
तो हम 1 एकड़ पे खुदाई करें और वहाँ से निकली हुई मिट्टी को बाहर डालें, तो हमारे पास में 1 एकड़ का जल क्षेत्र तैयार होगा। जी हाँ, तालाब के लिए जो मछली पालन के उद्देश्य से जो हम तालाब बनाते हैं उसको बहुत गहरा करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमको 2 मीटर पानी चाहिए और 2 मीटर पानी के लिए यदि हम 1 मीटर 1.25 मीटर गहरा तालाब को खोदवा देते हैं, जमीन को खोदवा करके तालाब बनाते हैं, तो उससे निकली हुई मिट्टी हमारी 1.5 मीटर से 1.25 मीटर तक ऊंची हो जाती है और एक बेहतरीन तालाब मछली पालन के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही साथ हमको यदि पानी कहीं से ऊपर वाले भाग से हमको लाना है, आने का स्रोत है और नहीं है तो नाली बना करके अगर हम ला सकते हैं तो उस क्षेत्र में जिधर से पानी लाया जा सकता है एक इनलेट बनवाया जाए। पानी अंदर लाने के लिए एक मार्ग, नाली जैसा, और यूम पाइप जो आती है, सीमेंट की पाइप आती है, प्लास्टिक की पाइप आती है आजकल, वो पाइप लगा दें ताकि थोड़ा भी वर्षा हो तो वो पानी इकट्ठा होकर के वहाँ से हमारे तालाब में आ जाए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो बागवान भाई अमरूद का नया बाग लगाए हुए हैं, उनके फल वृक्ष इस समय बढ़वार की अवस्था पर हैं और इस अवस्था पर बाग में कुछ प्रबंधनों को करना बहुत जरूरी होता है, जिससे उनके वृक्षों की बढ़वार अच्छी हो सके और आगे चलकर बाग से अधिक फलत की प्राप्ति भी हो सके। तो अमरूद के बाग में इस समय कौन कौन से प्रबंधनों को करना जरूरी है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल। हमने जो उद्यान लगाए थे, अमरूद के उद्यान लगाए थे, उनकी किस प्रकार से देखभाल की जाए इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अमरूद प्रदेश की एक ऐसी फसल है जो कि कम समय में उत्पादन देना आरंभ कर देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं किसान भाइयों कि अमरूद वर्ष में 3 बार फूल देता है। इसमें पहली बार जो फूल आता है फरवरी में आता है, दूसरी बार जो फूल आता है मई जून के महीने में इसमें फूल आता है, तीसरी बार जो इसमें फूल आता है वो आता है अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। किसान भाइयों, इसमें हमको एक बात का ध्यान देना है कि अगर हमने इसमें तीनों बार अगर अम्बे, मृग और हस्त बहार में अगर इसमें हम फूल लेते हैं तो इसमें से उत्पादन जो मिलता है वो कम मिलता है। अगर आपने नया बगीचा लगाया है तो उसमें ध्यान रखें कि इसमें शुरुआती अवस्था में फूल ना लें, कम से कम 1 साल तक उसमें फूल ना लें और फूल जो आ रहे हैं उनको आप निकालते रहें। जब आपका पौधा 1 से 2 साल पुराना हो जाए जब उसमें आप फूल लगने दें। दूसरी बात आप ध्यान रखें, क्योंकि आजकल हम जितने भी पौधे लगाते हैं वो कलमी पौधे होते हैं, बडिंग और ग्राफ्टिंग वाले पौधे होते हैं, तो उसमें जो कलम वाला हिस्सा होता है उसके नीचे से उसमें जड़ वाले भाग से जो भी शाखाएं निकलती हैं उनको समय समय पर निकालते रहें। अन्यथा क्या होगा कि जो हमारा मुख्य पौधा है, जो हमारा कलमी पौधा है, उसकी वृद्धि प्रभावित होती है और उससे उत्पादन मिलने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। अमरूद के नए फल बागों में खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि पौधों के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे अमरूद के पौधों का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपने अमरूद के बाग को खरपतवारों से मुक्त रखें। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ना लगा है तो आप इसमें पौधों के चारों तरफ अच्छी प्रकार से थाले बना लें। थाले बनाने के बाद किसान भाइयों, अमरूद के नए पौधों की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है। इसलिए आप गर्मी के मौसम में अमरूद के बागों में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए पौधों की जल मांग के अनुसार ही सिंचाई करें।
में मल्चिंग करना बहुत ही आवश्यक होती है। मल्चिंग जिसे कि हम पलवार भी बोलते हैं। किसान भाइयों, दो विधि से इसमें पलवार या मल्चिंग की जा सकती है। एक तो हम धान की पुआल या सूखे हुए हमारे जो पत्ते होते हैं उनसे हम इसमें मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे कि तेज धूप से जो पानी जो हमने थाले में दिया हुआ है या जो नमी जमीन में है वो भाप बनकर ऊपर नहीं उड़ेगी। दूसरा इसका फायदा जो होगा कि जो हमने पानी दिया है इससे पौधे के थाले में खरपतवार नहीं निकलेंगे। तो एक विधि तो जो है वो प्राकृतिक मल्च जो है जो धान की पुआल से या पत्तों से की जा सकती है। दूसरा आजकल प्लास्टिक की मल्चिंग विधि बहुत अच्छी विधि है। इसमें काली जो प्लास्टिक होती है 100 माइक्रोन की 100 माइक्रोन की प्लास्टिक से भी मल्चिंग की जा सकती है और 1 साल तक इस प्रकार की प्लास्टिक मल्चिंग काम देती है और इसमें लगभग 20 से 25 रुपए एक पौधे में खर्चा आता है। तो किसान भाइयों, आप प्लास्टिक मल्चिंग विधि का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। अमरूद के पौधे से अधिक और गुणवत्तायुक्त फलों की प्राप्ति हेतु पौधों की कटाई छटाई करना भी जरूरी होता है। इसलिए आप पौधों की अनावश्यक टहनियों की सही समय पर कटाई छटाई करें। इसके बाद इसमें बात आती है इसकी कटाई छटाई की। तो ये मौसम जो होता है पौधों को सही आकार देने का होता है। आप ध्यान रखें कि जब पौधा हमारा 1 या 2 साल का होता है पौधा, तो यही समय होता है कि जब हम पौधे को सही आकार देते हैं। पौधे को आकार देने का मतलब होता है कि पौधे में जो 1 मीटर तक का जो होता है, नीचे से 1 मीटर तक, इसमें पौधे में सिर्फ एक ही तना होना चाहिए। इसके बाद इसमें चारों तरफ 3 से लेकर 4 शाखाएं हम चारों तरफ रखते हैं, जिससे चारों तरफ फैलाव में पौधे की वृद्धि होती है, जिससे पौधे की जो कैनोपी है और पौधों का जो घेराव है वो अच्छा बने, जिससे इसमें चारों दिशाओं में शाखाएं अच्छी निकलें और इसमें फूल एवं फल अच्छा आए। अमरूद के पौधों में छाल खाने वाली इल्ली का भी प्रकोप होता है, जो कि पौधे के तनों की छाल को खाते हुए तने के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण तना कमजोर होकर टूट जाता है। इसलिए आप इस कीट का सही समय पर नियंत्रण करें। इस समय गर्मियों का मौसम की चूंकि शुरुआत है, तो इस समय एक इंडरबेला नाम का कीड़े का भी कभी कभी प्रकोप दिखाई देता है। तो जहां पर आपके पौधे की शाखाएं निकली हैं, जहां पर से पौधे की शाखाएं निकली है, वहां पर कभी कभी छेद कर कर एक कीड़ा घुस जाता है। और इसमें आप देखेंगे इसकी पहचान होती है कि जहां पर से 2 शाखाएं निकली होती, 2 या 3 शाखाओं का जोड़ होता है, वहां पर छोटा सा सुराख होता है और इसमें इस तरह के पौधे में ऊपर से शाखा सूखी हुई दिखाई देती है। अगर इस तरह की समस्या आपके पौधे में दिखाई दे रही है तो इस प्रकार के पौधों का निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। और इस छेद में आप ध्यान रखें कि इस छेद में किसी भी तार से आप उसको तार को चलाकर उससे इल्ली जो इसके अंदर होगी उसको नष्ट कर दें और इसमें रुई में क्लोरोपाइरीफास नामक दवाई को डुबाकर इसके अंदर डाल दें और मिट्टी से इसको बंद कर दें, जिससे कि ये अंदर ही अंदर इल्ली नष्ट हो जाए। इस प्रकार से अगर आप अमरूद के पौधों का देखभाल करते हैं तो आने वाले समय में 2 से 3 साल की अवस्था में जब आपका पौधा या बगीचा जाएगा तो उससे आप एक पौधे से अच्छा उत्पादन लेकर आप अपने बगीचे से अच्छा फलन लेकर, अच्छा उत्पादन लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है तेराज जिला बलिया के कृषक संतलाल कुशवाहा ने। यह गुलाब के फूलों से गुलाब जल एवं तेल निकालने वाले संयंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संतलाल कुशवाहा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गुलाब की खेती करना किसान भाइयों के लिए जितना ही आसान है, गुलाब से तेल और जल निकालना उतना ही कठिन कार्य है। अभी तक किसान भाई गुलाब से तेल और जल निकालने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं वो काफी कठिन प्रक्रिया है और इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। इस समय बाजार में इसके लिए अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं, जिनसे गुलाब से तेल और जल निकालने की प्रक्रिया काफी आसान और सरल हो गई है। इससे समय की भी काफी बचत होती है। ये मशीन थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन किफायती बहुत है। सरकार की तरफ से इसकी खरीद पर सब्सिडी भी है। देखिए, ऐसा है कि ये जो मशीन है जिसके गुलाब का जल निकाला जाता है आमतौर पर और
गुलाब का अगर तेल निकालना हो तो तेल की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। तो गुलाब के तेल के लिए कोहेबिशन यूनिट ज़रूरी है। कोहेबिशन यूनिट का मतलब ये है कि एक बार जो पानी निकला, तेल निकला और जो बचा हुआ पानी है उसको रिसाइकिल किया जाए। जो रिसाइकिल होके फिर दोबारा से उसमें जो भी तेल थोड़ा सा पानी में सॉल्युबल हो जाएगा वो दोबारा से है। तो इस तरह से गुलाब के लिए कोहेबिशन यूनिट ज़रूरी है। इसका जो तेल निकालने का जो सिद्धांत है वो बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो यूनिट बनाई जाती है वो प्योर स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है। दूसरा क्या है कि इसमें ये भट्टी है, ये फूल भरने की जगह है और ये फूल इसमें भर के इसको टाइट कर दिया जाता है। इस टाइट करने के बाद ये इधर से पानी और भाप गर्म होके उधर जाता है और कंडेंसर के बाद वहाँ रिसीव कर लिया जाता है। और रिसीव करने के बाद अगर तेल निकालना है तो उसको रिसाइकिल कर दिया जाता है और तेल नहीं निकालना है तो सीधा गुलाब जल कलेक्ट कर लिया जाता है बर्तन में। तो ये बड़ा आसान तरीका है और इस तरीके में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो रिकवरी है कम से कम डबल मिलती है जो आम यूनिट है। और कई बार गुलाब जल की तो काम लोग कर सकते हैं, लेकिन गुलाब का तेल निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसमें गुलाब का तेल भी निकाला जा सकता है जो कि बहुत ही बहुमूल्य है। तो गुलाब के तेल निकालने के लिए जहाँ तक हमारी तरफ से सिफारिश है वो ये है कि स्टेनलेस स्टील की जो यूनिट है जिसका नाम सिमेप ने सिम आस्विका दिया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इससे अगर गुलाब जल का भी काम करते हैं तो इससे गुलाब जल अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा मात्रा में निकलता है। देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 घंटा लगता है एक बार में। दूसरा क्या है कि उस 2.5 से 3 घंटे में फिर पीछे जो हमारा मटेरियल रह गया है या पानी रह गया है उसमें बचता कुछ नहीं है, इसमें से पूरा निकल जाता है। समय के साथ साथ इसमें ईंधन भी बहुत कम लगता है। बात यह है कि पानी का जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो उस पानी सर्कुलेट करता रहता है। अगर पानी की बात किया जाए तो कुल मिला के पानी वहाँ पे गर्म होता रहता है बार बार और गर्म पानी से ही ठंडा करने की कोशिश की जाती है। तो पानी की भी बर्बादी अगर देखा जाए तो वहाँ ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या है कि पानी को सर्कुलेशन में रखा जाता है, वहाँ पर पानी को बार बार गर्म कर दिया, फिर पूरा फेंक दिया, फिर दोबारा ठंडा कर दिया जाए। तो इस तरह से श्रम की भी बचत है, ईंधन की भी बचत है और पानी की भी बचत है और समय की भी बचत है। और इन सब बचतों के साथ जो रिकवरी है वो ज़्यादा है। देखिए जिस साइज़ की ये सिम आस्विका दे रहे हैं ये मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास बन जाती है और इसमें 25 किलो फूल एक बार में डाले जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फूल उगाने हैं, ज़्यादा बड़े स्तर पर खेती करनी है तो उसी स्तर में आप इसकी जो साइज़ बढ़वा सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन यही है। और जहाँ तक इसमें उपलब्धता की तो आप सिमेप में आके संपर्क कर सकते हैं, सिमेप से इसका पता ले सकते हैं किस तरह से क्या डिज़ाइन वगैरह मिल जाती है। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला कन्नौज के कृषक सुरेश भारती ने। यह धान की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेश भारती जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसे कि आपको कौन सा धान लगाना है, आपको मोटा धान लगाना है या बारीक धान लगाना है, तो इसमें जो है प्रजाति हैं मोटे धान की अलग और बारीक धान की अलग। तो इसके लिए आपको पहले चुनना होगा कि किस तरह का आपको धान लगाना है। हमारे जिन भी किसान भाइयों को मोटे अथवा पतले धान में से कोई भी धान को लगाना है तो वो इसकी उपज क्षमता के अनुसार कौन सी प्रजाति का चयन करे, आइए जानते हैं। तो इसमें जो है हमारी पंत सुगंध धान 15 प्रजाति जो है उसकी उपज क्षमता 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि बारीक धान है और सुगंधित भी है। और इसी प्रकार से एक वैरायटी है पंत सुगंध धान 17 जो कि हमारे यहीं पंतनगर से ही विकसित की गई है, उसकी भी उपज 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। मोटा धान लगाना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास 3 प्रजातियां हैं जो कि पंतनगर से विकसित हैं। पंत धान 19, पंत धान 18 एंड पंत धान 24 जो कि मोटे धान की प्रजातियां हैं और इनकी उपज क्षमता 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर है तीनों की, और मोटे धान में उपलब्ध है। बल्कि पंत धान 18 जो है उसका दाना जो है मध्यम पतला है। इन प्रजातियों के अलावा हमारे जो किसान भाई धान की संकर प्रजातियों को लगाना चाहते हैं वो इनके पकने की अवधि और उपज क्षमता के अनुसार कौन सी प्रजातियों का चयन करें तथा
वो इनकी बुआई कब करें, आइए ये भी जानते हैं। संकर धान में प्रजातियां जो कि हमारे पास हैं, 2 प्रजाति हैं। एक पंच संकर धान 1 जो कि जल्दी पकने वाली किस्म है, और वो करीब 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है। उसकी उपज क्षमता 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और दूसरी है पंच संकर धान 3 जिसकी उपज क्षमता लगभग 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, और वो 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इन बीजों को बोने के लिए आप पंतनगर से ये प्रजातियां प्राप्त कर सकते हैं, जो कि BSPC पंतनगर बीडर्स सीड प्रोडक्शन सेंटर पंतनगर पर उपलब्ध हैं, तथा NEBCRC क्रॉप रिसर्च अनुसंधान केंद्र पर भी ये प्रजातियां उपलब्ध हैं, तथा इनका बीज आप उपलब्ध कर सकते हैं। समय से बोने के लिए आप जो है इसका बीज प्राप्त कर लें, समय से ही मई में इसका बीज प्राप्त कर लें। और इनका जो बोने का समय है, उपयुक्त समय जो है जून का, इसमें आप इन सभी वैरायटियों को बो सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010844599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मेंथा की फसल से तेल निकालते समय बरती जाने वाली सावधानियां। सबसॉइलर हल की विशेषताएं और महत्व। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।